विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन जून 2025 की, जिसमें आज हम अपना साइंस एंड टेक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया जा रहा है आपके यूपीएससी, आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए, आपके किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स के करंट अफेयर यहीं से आपके आते हैं। आज का पार्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और हमारे मेंस की भी तैयारी चल रही है। जो बच्चे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल करना चाह रहे हैं वो भी मेंस की सीरीज से ज़रूर जुड़िए। आज का पहला टॉपिक है एक्सियम 4 मिशन के बारे में। छोटा सा साइंस एंड टेक है, अच्छे से देख लेते हैं। एक्सियम 4 जो मिशन है ना, यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉट आपको पता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी और उनके साथ 3 अदर एस्ट्रोनॉट सक्सेसफुली उन्होंने रिटर्न किया और वो इस मिशन पे गए हुए थे। ये मिशन क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, पढ़ते हैं अभी। तो एक्सियम 4 या AX4 मिशन बेसिकली एक प्राइवेट तरह का एस्ट्रोनॉट मिशन था, 4th वन, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा किया गया था। एक प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियम स्पेस, उसने कोलैबोरेट किया था नासा और स्पेस एक्स के साथ। 14 दिन का ध्यान रखना, ये 14 डेज़ का मिशन था लॉन्च बोर्ड, और इसमें स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट गया था। फैल्कॉन लॉन्च व्हीकल ये वाला था, नासा का था, बेसिकली फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से लिया गया था। फैल्कन 9 की जो फीचर्स हैं वो ध्यान रखना, 2 स्टेज इसमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता है और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट होता है रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल वाला, जो पूरे एस्ट्रोनॉट्स को इसमें से लेके जाता है स्पेस के अंदर। तो इसमें कौन कौन गए थे, टोटल लोग जो थे वो इसमें 5 लोग गए थे। शुभांशु शुक्ला जी इंडिया से, पैगी विटसन यूएसए से गए थे, 4 ही लोग गए थे, हाँ। और स्टॉल जो आपके यूरेंस्की पोलैंड के थे, टिबॉर थे आपके हंगरी के, ठीक है। ये 4 लोग गए थे स्पेस के अंदर। और ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला जी हैं वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बोर्ड किया है, और सेकंड इंडियन हैं जिन्होंने स्पेस में आफ्टर राकेश शर्मा जी 1984 के बाद ट्रेवल करा है, ठीक है। अब हम AX4 मिशन के बारे में इसके की फीचर्स को समझते हैं कि क्या है। देखो, इसका एम है रियलाइज़ करना, टू रियलाइज रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को। वैसे इंडिया में है, पोलैंड है, हंगरी है, इसके रिटर्न को रियलाइज़ करना टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। दूसरा जो AX4 है, मार्क्स ईच नेशंस फर्स्ट मिशन टू ISS। हिस्ट्री में ऐसा पहला मिशन है जो ISS में गया था, और हर नेशन पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर फ्लाइट है इन मोर देन 40 ईयर्स। यहाँ पर क्या है, 60+ साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं, 31 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च पता है क्या क्या चीज़ों की गई है, जैसे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी रिसर्च है, अर्थ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी रिसर्च करके ये लोग आए हैं। अब रिसर्च में और क्या क्या पता चला है, तो हमने इसरो ने भी बहुत कुछ एग्जीक्यूट किया, क्या क्या पता लगा बताते हैं। देखो, सबसे पहले पता चला रिसर्च में कि क्रॉप ग्रोथ के बारे में समझो क्या कह रहा है। कह रहा है इन्होंने ना क्या करा, माइक्रोग्रेविटी के ना इम्पैक्ट को देखा 6 क्रॉप वीड सीड वेराइटीज़ के थ्रू, कि फ्यूचर में क्या स्पेस में फार्मिंग हो सकती है, उसको चेक कर आए हैं। सेकंड, इन्होंने देखा जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली एक्वेटिक बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसाइज करता है। तो इससे ये पता लगेगा कि क्या वहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ग्रोथ हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है क्या। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने देखी स्पेस माइक्रो एल्गे के बारे में, यानी कि जेनेटिक एक्टिविटी क्या स्पेस वर्सेस अर्थ में हो रही है, मेटाबॉलिक सिस्टम अर्थ का कैसा है, स्पेस का कैसा है, क्या वहाँ पर फूड, फ्यूल या लाइफ सपोर्ट स्पेस में मिल सकता है, इसके बारे में इन्होंने पूरा रिसर्च करा। फिर मायोजेनेसिस के बारे में पता किया कि मसल लॉस कितना होता है स्पेस पे आने पर। फिर उन्होंने देखा कि स्केलेटल मसल डिसफंक्शन कैसे रिस्पॉन्सिबल कैसे होने लग जाते हैं माइक्रोग्रेविटी में। ये भी चेक किया कि कितनी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी थेरेप्यूटिक हो रही हैं, वो की किया। टार्डिग्रेड्स का मतलब है कि रिवाइवल, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, ये सब कैसे हो पाएगा। फिर ये भी इन्वेस्टिगेट करा गया कि फिजिकल एंड जो कॉग्निटिव इम्पैक्ट है कंप्यूटर स्क्रीन्स का माइक्रोग्रेविटी पे, या स्टेम आउटरीच एक्टिविटीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स का, वो सारा का सारा काम हुआ। अब एक्सियम मिशन का भारत के लिए क्या योगदान है, भारत के लिए कैसे सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सियम मिशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डेवलपमेंट होना गगनयान मिशन का। तो बहुत सारे वैल्यूबल इनपुट्स हैं, मेडिकल ट्रेनिंग है, साइकोलॉजिकल प्रैप है, ये सब देखा गया। देखो, भारत के लिए भी ये मिशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमें ही पता चल जाएगा तो हमें गगनयान मिशन में बहुत हेल्प मिलेगी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करने में, या क्रू ग्राउंड कोऑर्डिनेशन में, मेडिकल ट्रेनिंग में। तो जो हमारे ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला जी, वो 4 राष्ट्रों में से एक एस्ट्रोनॉट थे, और वो ना गगनयान मिशन में भी सेलेक्ट किए गए हैं। दूसरी बात, हमें स्पेस डिप्लोमेसी का भी पता चलेगा।
वी आर एबल टू, जैसे इसरो जो है वो कोलैबोरेट करेगा नासा, ईएसए, दूसरे प्राइवेट फर्म्स के साथ। फिर इससे ना इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम को इनकरेज मिलेगा। जितनी भी भारत के अंदर स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके साथ प्लान करने में मौका मिलेगा। फिर नेशनल प्राइड की बात तो है ही, देखो भारत का एस्ट्रोनॉट अगर जा रहा है वो भी यूथ जा रहा है, जिसका करियर यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के करियर्स को कितनी ग्रोथ मिलेगी। जो युवा हैं हमारे वो भी सोचेंगे हाँ भाई कुछ ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो इन फील्ड्स में जहाँ पे हमें बच्चे दिखते ही नहीं है ना, साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर थे, स्पेशली स्पेस वाला पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं, तो उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि भारत के साथ ना कुछ ना मैन्ड स्पेस स्टेशन को लेके या मिशन को लेके ना कुछ चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ रोड़े अटके पड़े हैं। वो रोड़े क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। देखो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हमें एयर जनरेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, वेस्ट रिसाइकलिंग, फूड स्टोरेज हमें सीखनी पड़ेगी करनी। दूसरा, हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, इसके बियॉन्ड या कॉस्मिक रेडिएशंस का खतरा, रेडिएशन प्रोटेक्शन वाले आपको इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ सकता है क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में री एंट्री और थर्मल प्रोटेक्शन की जहाँ बात रही, अगर आप री एंट्री करते हो ना, जैसे स्पेस से आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हो तो वहाँ आप 7000 डिग्री सेल्सियस झेल कर आ रहे हो, यहाँ पे एकदम होगा, तो इससे ना गैस एंड एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होना, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो जो जा रहा है उसके लिए बड़ी बात है कि वो कैसे उस चीज़ों को हैंडल करेगा। फिर लॉन्च व्हीकल की रिलायबिलिटी का नहीं पता आपको, ह्यूमन रेटेड रॉकेट्स हैं, स्ट्रिक्टर अगर सेफ्टी नहीं हुई तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, रियूजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। फिर लॉजिस्टिकल खर्चे बड़े हैं, मैन्ड स्पेस मिशन को ले जाने से रोबस्ट इकोसिस्टम चाहिए, लॉन्च पैड चाहिए, ट्रैकिंग स्टेशन चाहिए, बहुत पैसा लगता है। फिर ट्रेनिंग दो एस्ट्रोनॉट्स को, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकल ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको। एडिशनली उसको रेज जो भी कंसर्न साइकोलॉजिकली आएंगे स्पेस इंड्यूस, वो सब उसको सिखा के, और हो सकता है मिशन से आने के लॉन्ग टर्म बाद भी उसको वो असर रहे, तो उसको इतनी प्रिपरेशंस करानी पड़ेंगी। तो खैर हमने देखा कि ये काम किसके द्वारा हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा हुआ। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? देखो हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लियो में ये रहती है। इसका एल्टीट्यूड 370 से 460 किलोमीटर के आसपास है। आईएसएस के पार्टनर्स कौन है? यूएसए है, यूरोप है, जापान है, कनाडा है, रशिया है। इनके अलग अलग आपको स्पेस के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे इसरो भारत में है, ऐसे यूएसए में नासा, जक्सा जापान में, रशिया में रॉसकॉस्मोस। अर्थ जो होती है वो आपको पता ना 28,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्पीड में भाग रही है, तो इसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 90 मिनट्स लगते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लैब है इसकी स्पेस में, वहाँ पर 90% अनहैबिटेड अर्थ है का पार्ट है वहाँ पर। तो इसका पहला कंपोनेंट 1998 में गया था इसका ऑर्बिट। फिर वर्किंग लैबोरेटरीज वगैरह आगे भी इसके चीज़ें क्रिएट होंगी 2030 तक। ऐसे ही भारत का ना गगनयान प्रोग्राम है, ये पहला हमारा स्पेस का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, 2018 में अप्रूव हुआ था। इससे हम क्या कर रहे हैं, 3 मेंबर्स जो कि 400 किलोमीटर की लियो अर्थ ऑर्बिट से जाएंगे, 3 दिन का मिशन होगा, सेफली फिर घर आएंगे। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो गगनयान है इसको 3 स्टेजेस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये GSLV M2 उससे ये जाएगा लॉन्च व्हीकल से। 3 स्टेज रॉकेट है, पहले में आपका सॉलिड फ्यूल बूस्टर है, सेकंड में आपका लिक्विड फ्यूल क्लस्टर किया गया है विकास 2 इंजन के साथ, थर्ड वाले में लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है, स्कोप ऑफ द प्रोग्राम को एक्सटेंड करा गया है फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है भारत का पहला स्पेस स्टेशन है फॉर योर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि 400 से लेके 450 किलोमीटर के से चलता है अर्थ के सरफेस से ऊपर। फर्स्ट मॉड्यूल जो कि टारगेट किया गया था 2028 में, और बात ऐसी चल रही है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2035 में, यानी कि 2035 में हो जाएगा। अब कंक्लूड कह रहा है कि भारत को ना अगर ऐसे मिशंस को, टेक्नोलॉजिकल लर्निंग आगे और बढ़ानी चाहिए, तो और कोलैबोरेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने किया, आपको उससे गगनयान मिशन में भी मिलेगी मदद, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ानी है, प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना है अगर आप फ्यूचर के लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट में जाना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल लर्निंग तो करनी है, साथ में इन दोनों फैक्टर्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इनिशिएटिव्स के बारे में। तो इसकी एनुअल रिपोर्ट हुई 2024-25 की, इसमें हाईलाइट किया गया मिशन के बारे में।
कलानुभव.in, और इसमें आर्टिफिशियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इसमें दोनों को ना इनेबल किया जा रहा है आर्टिशंस के मार्केट प्लेस में। 2020 में आई थी एक क्लस्टर इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर ये है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सारे लोग आ रहे हैं ताकि इनोवेटिव आइडिया सबके यूज़ किए जा सकें। और इसका सारा आपको क्या है कि रीजनल पर्सनल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से होगी। तो इसमें ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर, ये सब कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडेक्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। इसको लॉन्च किया गया ताकि ना 25 कंट्रीज़ का ये चेक करने में कि वो ना इन 5 सेक्टर्स पे कैसे काम कर रही हैं, एआई में, बायोटेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, क्वांटम में। तो हार्वर्ड का कैनेडी स्कूल है वो ये पब्लिश करता है। इसमें 6 क्राइटेरिया यूज़ करता है, जैसे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सिस्टमिक लिवरेज, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, ड्यूअल यूज़ पोटेंशियल, सप्लाई चेन रिस्क, टाइम टू मैच्योरिटी। इन 6 कैटेगरीज को यूज़ करता है टेक्नोलॉजी के इंडेक्स को। और इसमें ना भारत जो है वो पीछे है टॉप 3 कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजिकली सेक्टर्स में थे। यूएस, चाइना, यूरोप से तो हम पीछे हैं। तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्रिटिकल टेक का अभी ट्रायल पे चल रहा है, पर्टिकुलरली हमारा सेमीकंडक्टर टेक अभी पीछे है। तो ये जो है ना क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये बेसिकली 25 कंट्री को असेसमेंट देता है। और ध्यान रखना, इसको हार्वर्ड कैनेडी स्कूल वाले 6 कैटेगरी से निकाल के दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अचीव हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, देखो क्या होता है ये समझते हैं। DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका, और IIT दिल्ली ने ना क्वांटम एंटेंगलमेंट जो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के बेस्ड में था वो अचीव कर रहा है। ये क्या होता है समझते हैं, या क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे करते हैं, एंटेंगलमेंट क्या होता है, ये सब समझते हैं। देखो, फ्री स्पेस जो क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन है डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर बाय फ्री स्पेस या ऑप्टिकल लिंक से करती है। और इसरो ने 2021 में ही ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हुआ था फोटोनिक टेक्नोलॉजी का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लो क्वांटम बिट एरर रेट ऑफ लेस देन 7% रहा। और यहाँ पे क्या होता है, लो आपका जो क्वांटम बिट एरर रेट है बेसिकली एक एरर है जो इन्फॉर्मेशन को मिलने और रिसीव होने के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बीच में होता है। ये रियल टाइम एप्लीकेशन है आपकी, कोई भी क्वांटम साइबर सिक्योरिटी हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस का कोई आपका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब पे काम करता है। अब ये होती क्या है, मामला ये है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट होता क्या है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वांटम मैकेनिक्स से चलती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में 2 चीज़ें होती हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, उसमें पार्टिकल्स भी हैं, उसमें वेव्स भी हैं। तो फिजिस्ट जो होते हैं ना, जो फिजिस्ट होते हैं, जो फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, फिजिशियंस जो होते हैं फिजिस्ट वाले, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, यानी डिस्टर्बेंस होना, वेरिएशन होना एनर्जी के ट्रांसफ़र होने में। बात समझ में आ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल जो जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, उसकी वेव्स कैसी है, कितनी इनमें आपकी वेरिएशंस हैं, उसको हम यहाँ पर कहते हैं आपका क्या, कि इसको हम कहते हैं जी हाँ ये तो भाई ऐसा क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपको बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी याद रखना क्वांटम फिजिक्स में अप्लाई होती है, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर यूज़ यहाँ पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा देखो जो चाइना है ना, इसने इवन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक बनाया है, बीजिंग और साउथ अफ्रीका के बीच में जैसे बनाया हुआ है, एक कनेक्शन बनाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह बनाने में। इंडिया कभी कुछ चीज़ें ले रहा है, इंटेंगलमेंट टेस्ट वगैरह भी इंडिया कर रहा है इसके रिलेटेड, है ना, तो ध्यान में रखना ये वाली चीज़ें। फिर आगे ये कहता है कि देखो मैं ना आपको आगे की भी बातें समझाता हूँ कि क्वांटम कम्युनिकेशन बेसिकली ना एक कटिंग एज मेथड है, ये भी ध्यान रखना। कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना हो फंडामेंटली, या क्वांटम मैकेनिक्स पे कैसे चलना है, इससे आपके ना और भी फ़ायदे होते हैं। लाइक डाटा आपका जो ट्रांसमिट होगा वो सिक्योर रहेगा, मिलिट्री में, फिनेंशियल इंडस्ट्री में, बहुत जगह पे इसका यूज़ है। आप क्वांटम कम्युनिकेशन में भी आपको मानोगे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ना
वो क्वांटम स्टेट से अगर इनकोड हो रही है, फिर वो लाइट पार्टिकल्स में जाती है, फिर वो ट्रांसमिट होती है, तो ओवर अ डिस्टेंस ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र कर देती है इंटेंगलमेंट और सुपर इम्पोजिशन की मदद से, ताकि एव्स ड्रॉपिंग या कोई डेटा इंटीग्रिटी ये सब चीज़ें ये करती है। तो इसमें क्वांटम कम्युनिकेशन में ये क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे कर रहा है। आगे यहाँ पर बात कर रहा है कि देखो जी, क्वांटम का की प्रिंसिपल्स ध्यान रखो कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जैसे हमने बताया ना, जो क्वांटम कम्युनिकेशन है उसमें दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। एक आपकी होती है क्वांटम इंटेंगलमेंट, एक आपकी होती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक सेम जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और एक कभी वो कनेक्ट भी हुआ करते थे, एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, और वो कनेक्ट भी रहेंगे। इवन जब वो सेपरेट भी हो जाएंगे ना, वास्ट डिस्टेंस में भी चले जाएंगे ना, तो भी वो एक ही रहेंगे। फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, इनक्रिप्शन टू सिक्योर करना, मतलब डाटा को जो भी ट्रांसमिट हुआ है वो सिक्योर भी रहेगा और वो हैक नहीं हो सकता। इतना ज़बरदस्त है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो बेनिफिट्स क्या होता है एंटेंगलमेंट्स का, इससे भैया फंक्शनैलिटी अच्छी रहती है, डिवाइस को बिना आप कॉम्प्रोमाइज़ किए की शेयरिंग सिक्योर कर सकते हो, इससे डिस्टर्ब नहीं होते क्वांटम स्टेट। इसमें विदाउट कॉस्टली फाइबर्स ऑप्टिक्स आप आराम से, कोई डिफ़िकल्ट टेरेन हो, बहुत डेंसिटीज़ हो, फ्री स्पेस, जो क्वांटम की मैकेनिज्म्स हैं बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स को देखा जा रहा है बहुत ही गेम चेंजर है, ड्रोन वॉरफेयर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत रेजिस्टेंस है। अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स क्या होते हैं, ये वो ड्रोन्स हैं दैट आर टेथर टू द ऑपरेटर यूजिंग लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो लिंक्स का नहीं यूज़ करते हैं, लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ग्लास के ट्यूब्स के कलेक्शन से बनी है। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस भी बड़े बड़े कवर करती है, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन करती है। तो अनलाइक वायर्ड केबल, फाइबर ओनली सपोर्ट्स अ सिंगल कम्युनिकेशन, सिंगल फ्रिक्वेंसी पे। तो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करना, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा, और कोई भी रेडियो लिंक नहीं है, दे कैनॉट बी जैम्ड, इंटरसेप्ट नहीं करे जा सकते हैं। Now let's move to the next topic. In this we are going to discuss about ध्रुवा के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने रिलीज़ करी है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसका नाम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब ये नेशनल लेवल पे ना डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। DPI है, ध्यान रखना, ठीक है। डेवलप किया गया है DOP द्वारा। यूनिक इसमें डिजिटल एड्रेस है, हर घर का इंडिया में जैसे होता है। सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट है, इसमें यूज़र जो होता है एक्यूरेट एड्रेस इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जियो कोडेड फ्रेमवर्क में। इसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट फाउंडेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपका आराम से इफेक्टिव गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, ये सब हो जाता है। इसमें एड्रेस एज अ सर्विस को यूज़ किया जाता है। दो तरह की इसमें लेयर हैं, डिजिटल पोस्टल नेटवर्क वाली जिसमें 10 नंबर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है और ये यूनिकली यहाँ पर काम करता है। एक एड्रेस लेयर है, यूज़र सेंट्रिक कंसेंट बेस्ड सिस्टम होता है, इसमें DG पिन वगैरह होता है, कस्टमाइज्ड यहाँ लेबल्स होते हैं। फिर की फीचर्स क्या है, प्राइवेसी सिक्योरिटी इसकी मेंटेन रहती है, सिटीजन्स भी इसमें आराम से, प्राइवेट सेक्टर गवर्नेंस को बहुत फ़ायदा देने वाला है ये, ठीक है। लॉजिस्टिक्स के लिए, गवर्नेंस के लिए, टारगेट डिलीवरी, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम है, दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें चाइना ने ना Tianwen-2 को प्रोब को लॉन्च करा है, ठीक है। यहाँ कैसे, इसमें क्या करना है, कुछ सैंपल लेकर आया है ये एस्ट्रॉइड नियर मार्स। तो इससे देखो, जब Tianwen-1 गया तो वो ऑर्बिटर में लैंडर और रोवर को लेकर गया था 2021 में। फिर Tianwen-3 को लॉन्च करना है 2028 में, जिसमें वो उसका एम है कि वो अर्थ से सैंपल कलेक्ट वगैरह करके मार्स वगैरह में देखेगा, लेकर आएगा, फिर अर्थ पे लेकर आएगा मार्स के कुछ सैंपल्स वगैरह। Tianwen-4 में जुपिटर को एक्सप्लोर करेंगे 2030 में चाइना वाले। तो अभी तो क्या था, Tianwen-2 में लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट गया था, इसने एस्टेरॉइड से कुछ चीज़ें निकाली, मेन बेल्ट कॉमेट को एक्सप्लोर करा।
फिर अर्थ और मार्स के बीच में विच लाइज फार्दर फ्रॉम योर द अर्थ एंड देन मार्स, उसको कलेक्ट करके निकाल कर आए हैं सैम्पल्स वगैरह। नेक्स्ट बताना चाहूँगी मैं आपको, भारत ने अपनी पहली जीन एडिटेड शीप प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर लिया है। यानी भारत की पहली जो जीन एडिटेड शिप है वो प्रोड्यूस हुई है रिसर्चर्स के द्वारा। कश्मीर यूनिवर्सिटी से इनका कोलैबोरेशन है आईकार। इन्होंने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है। एंड दिस फॉलोज द रिलीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड राइस वेराइटी रिसेंटली। अब जीन एडिटिंग क्या होती है? जीन एडिटिंग का मतलब है प्रिसाइज मॉडिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म DNA का। पर्पस क्या है इसका? ऐड करना, रिमूव करना, जीन्स को ऑल्टर करना, है ना, जेनेटिक मेकअप को देखना चेंज वगैरह होते हुए। तो जीन एडिटिंग के लिए ना हम टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे CRISPR-Cas9 का या टेलेनस जिंक फिंगर का, इसका इस्तेमाल होता है। अब CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? ये ना कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है DNA के स्ट्रैंड पर। 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री पर अवार्ड, इसी डिस्कवरी की वजह से था कि इतना बड़ा ज़बरदस्त टूल हमारे पास आ गया था। अब एक सोमैटिक सेल एडिटिंग होती है, एक जर्म लाइन सेल एडिटिंग होती है। ये हेरिटेबल है, ये नॉन हेरिटेबल है, ठीक है। अब इस रिसर्च के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखो, एक सोमैटिक एडिटिंग है, जर्म लाइन एडिटिंग है। इसमें सेल टाइप क्या है? बॉडी सेल है, इसमें रिप्रोडक्टिव सेल है। नॉन हेरिटेबल है, ये हेरिटेबल है। इसमें एथिकल्स कंसर्न्स कम है, इसमें ज़्यादा हैं। अब मायोस्टैटिन जीन क्या होता है? एक लैम्प पे किया जाता है ताकि मसल ग्रोथ वगैरह बूस्ट की जा सके बाय 30%। यूरोपियन ब्रीड्स थी, लेकिन इंडियन ब्रीड्स में ऐसा होता नहीं है। कोई फॉरेन DNA हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज डिफ़िकल्ट होता है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए वो नहीं सूट करता। तो यानी कि आपने अब जो ये टेक्निक है ना, इससे एफिशिएंट, सेफ और पोटेंशियली एक्सेप्टेबल चीज़ें निकल के जाती है कंज्यूमर के पास भी और रेगुलेटर्स के पास भी। तो इसको हमने देखा। और आपको पता है पहले नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीन एडिटेड बुफेलो भी बनाया हुआ है, उसका एम्ब्रो भी बनाया हुआ है। लेकिन जीन एडिटिंग एनिमल्स पे करने पे ना बहुत सारे एथिकल कंसर्न है, इतना आसान नहीं है ये मामला। आप सोचो, आप एडिटिंग कर रहे हो, किसी के ट्रेड्स को छेड़ रहे हो, उसका इंटेलिजेंस, उसका सेक्स, उसका अपीयरेंस, उसका डिज़ाइनर बेबी की क्रिएशन जिससे चेंज हो सकती है। समझ रहे हो? डिवाइड आएगा वेल्दी और उनके बीच में। फिर यूजेनिक्स का रिस्क होता है, यानी कि आप ह्यूमंस को इम्प्रूव कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कल को एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा आ गया, एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। फिर जीन एडिटिंग से ऑफ टारगेट इफेक्ट्स हैं, यानी मिक्स चेंज हो जाएगा आपका सेल्स का। अननोन रिस्क है जो इकोसिस्टम में पता नहीं कौन सी नई डिजीज़ आ जाए। फिर एनिमल वेलफेयर एक कंसर्न है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो एनिमल्स को, सर्जरी उन पे कर रहे हो। तो इंटरनेशनल बायोएथिक्स कमेटी है यूनेस्को की, वो पूरा अभी ना अच्छे से एक्सप्लोर कर रही है एथिकल जितने भी चीज़ें जीन एडिटिंग का या जीनोम एडिटिंग को करने पे जो एथिकल इम्प्लीकेशंस है उसको अच्छे से चेक कर रही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे HIV प्रिवेंशन ड्रग अप्रूव्ड के बारे में। US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग लेनिनसापेविर को प्रिवेंशन के लिए बोला। FDI अप्रूवल आया, ऑल्सो पेव्स द वे फॉर WHO प्री क्वालिफिकेशन, जिससे नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल अप्रूव हो पाए। तो WHO का प्री क्वालिफिकेशन मेडिसिन प्रोग्राम क्या करता है? हेल्प करता है कि जो भी मेडिसिन सप्लाई की जा रही हैं प्रोक्योरमेंट एजेंसीज द्वारा, वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी दे पाएँ। अब लेनाकैपाविर क्या है? बेसिकली एक एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है जो HIV को रोकती है, ठीक है ना। कोई भी प्री एक्सपोजर वगैरह ना हो, कोई रिस्क हटानी हो HIV इन्फेक्शन की इंडिविजुअल से। जो HIV नेगेटिव है उनको अगर रिस्क भी है तो उनको रोकने के लिए तो WHO ने ना ओरल प्रेप देने को रिकमेंड करा है, वैगिनल रिंग वगैरह, लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स, ताकि ना ऑप्शन भी रहे इससे दूर रहने का। तो ह्यूमन बीइंग में ना HIV बेसिकली क्या है? देखो, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो हमारे ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। HIV डैमेज कर देता है पूरी तरह से आपके इम्यून सिस्टम को, इन्फेक्ट कर देगा, CD4 सेल्स चला के वाइट ब्लड सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो HIV आपकी पूरे बॉडी फ्लूइड में गया, इन्फेक्ट किया बंदे को, उसका ब्लड, उसका ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन, वैगिनल फ्लूइड, सारा मतलब मदर से बच्चे में भी जाएगा अभी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से आपने ट्रीट कर दिया, और अगर अनट्रीटेड रह जाता है HIV तो फिर ये एड्स बन जाता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप अगर HIV की एस्टिमेशन 2023 की रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा भारत के अंदर ही HIV 2.5 मिलियन लोगों के अंदर है, लगा लो आप।
तो भारत ने इससे जुड़े कई सारे कदम उठाए भारत सरकार ने, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया 2021 से लेके 26 तक का, जिससे 80% रिड्यूस हो, ऐसे नए इन्फेक्शन ना आए। फिर हमने कहा HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करिए। 2030 तक हमने कहा कि हम पब्लिक हेल्थ थ्रेट को इससे एंड करेंगे HIV एड्स को। फिर हमने कहा कि हम फोकस इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे रेड रिबन क्लब्स वगैरह चलाए जाते हैं ना, ऐसे करके जो रेड रिबन्स होते हैं, ताकि लोगों को पता चले ये क्या है। ठीक है, वेट लॉस ड्रग के बारे में समझते हैं। अभी आपको पता होगा कि डैनिश फार्मा कंपनी थी नोवो नॉर्डिस्को ने, उसने वेट लॉस ड्रग वीगोविन इंडिया में लॉन्च किया। अब ड्रग जो है वो सीमेग्लिटराइड मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वीगोवी। ये अवेलेबल होता है इंजेक्शंस के फॉर्म में, वंस इन अ वीक लेना होता है। इससे क्या होगा, एपेटाइट सप्रेस होगा आपका, इमिटेट होंगे हार्मोन्स, ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड वगैरह, और इंटेस्टाइनल हार्मोन है और ईटिंग रिलीज होगा, और आपको फिर उसके बाद थोड़ा सा खा के लगेगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अदर वेट लॉस ड्रग्स भी हैं, मुंजारो है और ये आपका टेडेपेटाइड है, लेकिन इसके क्या भी नुकसान है कुछ पता नहीं है, गलती से ड्रग्स वगैरह ले मत लेना। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।